हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं, जो कि आगे चलकर केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो अच्छे से वीडियो को हमको कंप्लीट करना है ये वाला। इस वीडियो के अंदर हम एटम के बारे में बात करेंगे, एटम क्या होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट शेल को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एटॉमिक थ्योरी जो है अलग अलग साइंटिस्ट की हमको देखने को मिलती है, उनको डिस्कस करेंगे। डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, ये सभी मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूल नेचर, आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं, इनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझने आने वाली है। लेक्चर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम, परमाणु होता क्या है। तो देखिए, एटम जो शब्द है ना, ये किसने दिया था? डेमोक्रिटस जो थे, उन्होंने एटम शब्द जो है वो सबसे पहले दिया। एटम क्या होता है? सबसे छोटा भाग जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे ही क्या बोला? एटम, मतलब परमाणु बोला। क्लियर हो गया आपको? ये एटम जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये तीन जो चीजें हैं, इन्हीं से मिलकर एटम जो है, परमाणु जो है वो बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी ये समझिए कि जो एटम होता है ये बेसिकली दो भाग से मिलकर बना होता है। एटम के पास में अपना एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है इसका भाग? ऑर्बिट, कक्ष होते हैं इसके पास, शेल होती है इसके पास में। इसका जो न्यूक्लियस वाला भाग होता है, जिसे नाभिक बोला जाता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। और ऑर्बिट जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ। एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, ये आपको क्लियर हुआ। अब जो हमने न्यूक्लियस वाले भाग की बात करी, तो न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने इसकी खोज करी थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमको नाभिक के अंदर देखने को मिलते हैं, ये क्वार्क के बने होते हैं। क्वार्क जो होता है ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें कि चार्ज जो होता है वो बहुत ही फ्रैक्शन में होता है। इसी से मिलकर बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। क्वार्क की खोज किसने करी है? गेलमन ने इसकी खोज करी है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी फ्लो होती रहती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। देखिए, प्रोटॉन जो होता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन जो होता है वो उसके नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसका क्रम होता है 10⁻⁻15। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एक फर्मी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से बात करी। अब हम ऑर्बिट को भी समझते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्ष, जिसे शेल भी बोला जाता है। अब अलग अलग ऑर्बिट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। इनके नाम हैं के, एल, एम, एन और ओ ऑर्बिट। हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हमको अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन और ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निर्धारित हुई? तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। n जो है यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट का नंबर है। जैसे कि पहला ऑर्बिट है तो n की जगह पर आप यहाँ पर 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसके बाद एल शेल आती है जो कि सेकेंड नंबर की शेल है, तो n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं मैक्सिमम। एम शेल की बात करें तो 3 है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 18। तो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। उसी तरीके से एन शेल में 32 और ओ शेल में
50 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं। तो आपको ये ऑर्बिट कक्षा का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बनाना होगा तो उस समय हमको किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं ये हमको पता होना चाहिए। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मदद करेगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं में मतलब शेल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 3 बच्चे हैं, बहुत ही बदमाश है। क्या कर रहे थे ये? एक ईंट है, ईंट आपने देखी होगी, ब्रिक। ईंट के ऊपर ये क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? नाच रहे थे। तीनों के तीनों लगे हुए कूदने, ईंट के ऊपर कूदे जा रहे हैं। एकदम से क्या हुआ, इसमें से 3 चीजें निकल कर आई। तीनों बच्चे जो है वो ईंट पर नाच रहे थे तो उसमें से एकदम से 3 चीजें निकल कर आई। क्या निकल कर आई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल गए। तो ये ईंट पर नाचे, उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल गए। ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई। कल्पना कर लो, अच्छे से इमेजिन कर लो, तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी। 3 बच्चे ईंट पर नाचे, उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले। तो हमने क्या लिख दिया? ईंट पर नाचे। ई से बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ट से बन जाएगा थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? थॉमसन ने करी है। पर में देखिए, प से बनेगा प्रोटॉन, र से बनेगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है। नाचे में देखिए, न से बनेगा हमारा न्यूट्रॉन, च से बनेगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? चैडविक ने करी है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि किसी एटम के चारों ओर घूमता रहता है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक छोटी बॉल की तरह होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं गोल गोल कक्षाओं में। अगर इसके मास की बात करें, हम इसके द्रव्यमान की बात करें, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत ही हल्का होता है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी एटम, परमाणु की कक्षा में घूमता रहता है। न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है। चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होता है इसका? -1.6 × 10⁻⁻19 ये इसका चार्ज होता है। मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से मास और प्रॉपर्टीज में बिल्कुल समान होता है, पर उस पर चार्ज जो होता है ना वो अलग होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, इसको हम E+ या फिर β+ से दर्शाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज जो है 1932 में एंडरसन ने की थी। किसने करी थी? एंडरसन ने करी थी। जो मेडिकल फील्ड होती है वहां पर पॉजिट्रॉन का यूज किया जाता है, इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने इसको भी यहीं पर डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं अब हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मिलता है और इस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन के लगभग बराबर ही होता है। कहाँ पर होता है ये जरूर ध्यान रखिएगा, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन। इसका चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। वहीं द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg। देखिए, प्रोटॉन की खोज जो है ना वो गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन प्रोटॉन नाम जो है ये रदरफोर्ड ने दिया है। तो अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो भी दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होता है ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर हमको कोई भी चार्ज नहीं देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन का मास जो होता है ये प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, लेकिन इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? 0 चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज होता ही नहीं है। मास जो है 1.674 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है। अगर हम इन तीनों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में जमाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सबसे भारी है, 4 ऑप्शन दे दे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम, तो क्या करोगे? न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़?
तो ये हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं अच्छे समझा। चलिए अब आगे बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने एटम मतलब परमाणु के नेचर को समझने और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग थ्योरी और मॉडल जो है वो प्रस्तुत करे हैं। जैसे डाल्टन का सिद्धांत देखने को मिलता है, थॉमस मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स थ्योरी, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा। इन सभी वैज्ञानिकों ने जो एटम थ्योरी दी है उसकी हेल्प से एलिमेंट और कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई है। 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने आधुनिक एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जो है वो रखा था। इन्होंने बताया कि सभी पार्टिकल जो है वो एटम से बने होते हैं। एटम न तो बनाए जाते हैं ना ही नष्ट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कंपाउंड दो या दो से अधिक एटम को फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से बनता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, जिसके चलते 1897 में जे थॉमस ने प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था। जे थॉमस का प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल क्या बोलता है? इस मॉडल ने ये पुष्टि की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र के भीतर घूमते रहते हैं, ये इन्होंने बोला। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसी के साथ साथ वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र के भीतर घूमते रहते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने आगे अपने मॉडल में इस चीज को गलत साबित किया था। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 1897 में जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था। फिर आगे चलकर 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया, नाभिकीय मॉडल जो है वो दिया है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम मास जो होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, न कि पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने उसको क्लियर किया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, न कि पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद 1913 में आता है नील बोर का मॉडल, जो कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा। नील बोर ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल या फिर शेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी परिक्रमा मतलब रिवॉल्यूशन करते हैं। इस शेल्स को के, एल, एम, एन और ओ का नाम दिया गया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ग्रहण करके हायर शेल्स में चले जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर कर वापस से लोअर शेल्स में आ जाते हैं। इसको मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा भी सही। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो शेल्स में घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होती है उसमें घूमते रहते हैं। एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हायर शेल्स में चले जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर कर वापस से लोअर शेल्स में आ जाते हैं, मतलब लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है नील बोर ने दी थी। तो ये बोर मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर, समझ में आया होगा आपको। तो ये हमने अलग अलग एटॉमिक थ्योरी जो है वो डिस्कस करी, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तत्वों को दर्शाने के तरीकों को हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है ये, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है। ए जो लिखा हुआ है ये इस एक्स नामक एलिमेंट का एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास। जेड जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, ठीक है। और चार्ज, जो भी इसके ऊपर चार्ज है, न्यूट्रल स्टेट में है ये, कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को दर्शाया जाता है। आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? अब एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है किसी को। भाई किसी एलिमेंट को ज़रूरत लग रही है इलेक्ट्रॉन की तो वो दे सकता है। अब जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अपने में से नेगेटिव चार्ज को हटा रहा है, ऐसा सोचिए आप। तो क्या आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर वो नेगेटिव चीज़ ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? ऐसे समझिए कि Na मतलब सोडियम
और Cl जो है क्लोरीन। Na क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे रहा है, तो Na के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए Cl जो होता है क्लोरीन, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कंडीशन में जाने की ज़रूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन लेता है। तो इस सिचुएशन में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया जाता है। तो दो तरीके होते हैं। आपको किसी भी एलिमेंट का शुरुआत के एटलीस्ट आपको पीरियोडिक टेबल में जो 20 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सोडियम का 11 होता है। हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। फ्लोरीन जो होता है वो 9th नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के तो दिमाग में रखना ही है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना होता है तो वो हम कैसे निकालते हैं। अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है कोई, मतलब 2 है, 6 है, 10 है, ये इवन नंबर होते हैं, सम नंबर होते हैं, तब उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो कैसे निकालना है। सिंपल हमको एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है उसको, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या जो होती है, अगर वो विषम है, ऑड नंबर है, जैसे सोडियम का 11 होता है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, प्लस लास्ट में एक नंबर ऐड कर देना है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, तो कितना हो गया, 22 प्लस 1 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 23 हो गया। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से एटॉमिक मास जो है वो निकाला जाता है एटॉमिक नंबर की हेल्प से। ये जो मेथड है ये 5 एलिमेंट को छोड़कर सब पे काम करती है। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑर्गन, ये 5 जो एलिमेंट है, इन 5 एलिमेंट में हमको थोड़ा एटॉमिक मास में अंतर देखने को मिलता है। तो ये 5 एलिमेंट पे लागू नहीं होती है ये, इन 5 एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो बेरिलियम लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इवन नंबर है, तो इवन नंबर को जस्ट दुगना करना है, तो 8, तो बेरिलियम का 8 होता है क्या एटॉमिक मास, नहीं, 9 होता है। तो यहाँ पर हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑर्गन, इन 5 को छोड़कर ये वाली मेथड सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है एटॉमिक नंबर से। इसके अलावा किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाकर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हमको ये भी फाइंड करना आना चाहिए। इसको भी हम सीखते हैं किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का, सोडियम ले लिया हमने। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। मास कितना होता है, ऑड नंबर है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22 प्लस 1 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें सोडियम में कि कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगी, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उसके नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं, किसी का अगर एटॉमिक नंबर हमको पता करना है तो जितने भी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले, प्रोटॉन की संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है ना, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जब तक कोई एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब उदासीन है। इसको ऐसे समझिए कि ना तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। जैसे मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अभी इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ना कोई दिया है, तब इस सिचुएशन में सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। कितनी होगी, 11। अब अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब अगर हमको किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं हम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ दो, हमको चार्ज पता चल जाएगा। पर कंडीशन यहाँ पे दिमाग में रखना है
कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिस जिस पर भी आ रहा है उसको कंसिडर करके चलना है। जैसे मान लो कि प्रोटॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो 2 प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है, तो -3 करके ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 मतलब -1। तो चार्ज कितना आ गया? -1 का आ गया। समझ में आ गया आपको? तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया? चार्ज अगर निकालना है हमको तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दो, हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा। पर हमको यहाँ पर प्लस और माइनस जो साइन है उसको कंसिडर करके चलना है। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये सीखा, प्रोटॉनों की संख्या कैसे फाइंड की जाती है ये सीखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी हमने पता कर लिया, और चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब लास्ट में बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या की। न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरीके से फाइंड की जाती है? अब देखिए, कोई भी एटम है, उस एटम का जो मास होता है वो उसके केंद्र पर होता है, उसके सेंटर पर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब उसके नाभिक में। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। तो एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक मास कितना है? 23 है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एटॉमिक मास रख दिया 23। प्रोटॉनों की संख्या हमको पता ही है 11 है, तो यहाँ पर हमने 11 रख दिया। कैसे पता चली? एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। तो 11 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो 23 इक्वल टू 11 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमको फाइंड करना है, तो बस अब न्यूट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। 23 - 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सिखा दिया है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको ऐसा दे दिया, मान लो कि क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बताइए। तो क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, 17। एटॉमिक मास कितना है इसका? 35.5 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। 35.5 इक्वल टू 17 प्लस न्यूट्रॉन। तो 35.5 में माइनस कर दो 17 को, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। कितना आ जाएगा? 18.5। तो यहाँ पर 18 को कंसिडर करेंगे, तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 18। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जो भी एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो एग्जाम में, अगर पूछे तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो फटाफट न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये हमने अच्छे से एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ये हमने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट मैं आपको जिस तरीके से बताऊँगा आपको मज़ा आ जाएगा। कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो बनाना होता है वो बहुत ही आपके लिए ईजी होने वाला है। देखिए, हमने पढ़ा था इससे पहले कि नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होती है? शेल होती है। K, L, M, N और O शेल होती है। ठीक है, तो ये K, L, M, N और O शेल जो होती है ये क्या दर्शाती है? एनर्जी लेवल्स को दर्शाती है। समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमको SPDF जो है ये सब शेल भी देखने को मिलती है। SPDF सब शेल जो होती है ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं KLMN, इनके अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स को दर्शाती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को। देखिए, K के अंदर एक सब शेल होती है S, L के अंदर S और P सब शेल होती है, M के अंदर SPD सब शेल होती है, N के अंदर SPDF, ये चारों जो होती है ये N के अंदर सब शेल होती है। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, हमने बात करी ऑर्बिटल्स की, तो S जो होता है सब शेल, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल के अंदर, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये है ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। पहले वो डिस्कस करते हैं, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्बिटल दिख रहा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है हमने रख रखे हैं। ये एरो दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको डिनोट कर रहा है वो।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये 2 एरो दिख रहे होंगे। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। और इनके स्पिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एक का स्पिन ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। ठीक है, तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए हुंड रूल्स भी देखने को मिलता है हमको। ये क्या बोलता है? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाते हैं, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाता है। मतलब पहले अगर हम देखें तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले एक ही ऑर्बिटल में हमको दोनों इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। तो ये किसने बोला था? ये हुंड्स रूल में हमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए एस की बात कर रहे थे हम, तो एस में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं हम। पी में 3 ऑर्बिटल हमको देखने को मिलते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। डी सब शेल जो होती है इसमें हमको 5 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। एफ जो होती है सब शेल, इसके अंदर हमको 7 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ऑफबाउ सिद्धांत की। ऑफबाउ प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं शेल्स के अंदर, तो उनको रखने का जो तरीका होता है वो निम्न ऊर्जा स्तरों, मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। और इनका क्रम क्या होता है? यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका क्रम होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और 4p। ऐसे ही आगे चलता जाता है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे समझिए इसको कि s जो है ये सबसे छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है तो हम अगर खाना खिला रहे हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे को खाना खिलाएंगे, ठीक है। फिर p जो है उससे बड़ा बच्चा है, s का खाना हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? p को खाना खिलाएंगे। फिर p से बड़ा कौन है? d है। s और p दोनों का खाना हो गया, फिर हम क्या करेंगे? d को खाना खिलाएंगे। s, p, d तीनों का खाना हो गया, तो सबसे बड़े आदमी को बुलाया हमने f, फिर हम उसको खाना खिलाएंगे। समझ में आ गया? तो s, p, d और f जो है ये आपको समझ में आ गया होगा किसका क्या लेवल है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का एक तरीका होता है। यहाँ पर हमने क्या करा? सबसे पहले 1s, 2s, 3s ऐसे करके हमने 8s तक लिख दिया। फिर 2p ऊपर का एक छोड़ा, नीचे से भी एक छोड़ दिया हमने। फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p तक हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए हमने एक एक ऊपर से नीचे से फिर छोड़ा, फिर लिखा 3d, 4d, 5d, 6d और लास्ट में हमने 4f और 5f लिखा। ऊपर से हमने एक एक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले हमको इस तरीके से यहाँ पर लाइंस बना लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस में जो लाइन बन रही है ना, हमको बस ये लाइन बना लेना है। बना ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये स्टार्ट होता है एरो, ठीक है। एरो ऐसा स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपको क्या करना है? फिर इसको आके यहाँ पे मिला देना है। फिर यहाँ से वापस चलेगा, इसको आके यहाँ पर मिला देना है। फिर यहाँ से चलेगा, इसको आके यहाँ पर मिला देना। फिर यहाँ से चला, इसको आके यहाँ पर मिला देना। इस तरीके से पूरा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, तो 1s सबसे पहले आया, फिर क्या आया? 2s, फिर क्या आया? 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। तो उसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाता है। ये सब एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखिए हमने K, L, M, N और इस तरीके से हमने जो शेल्स हैं ये हमने बना रखी है। तो ये कैसे बनी इसको देखिए। देखिए अब यहाँ पर K शेल है। K शेल के अंदर यहाँ पर हमको एक ही सब शेल देखने को मिलती है S, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 1s, क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हमने पढ़ा भी था K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। L में हमने पढ़ा था कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। M शेल में कितने आ सकते हैं? 18। N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर देखिए K शेल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। तो कैसा बनेगा? 1s। तो यहाँ पर हमने K लिख रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। K शेल के अंदर 1s, ठीक है। फिर देखिए L शेल में, L शेल में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर S और P दोनों सब शेल होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? 8 रख सकते हैं। तो S शेल में 2 रखे, P वाले में 6 आते हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो L हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं M शेल पर। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। और यहाँ पर S, P, D 3 सब शेल होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 3s, 3p और 3d, 3s, 3p और 3d। यहाँ पर जो 4s आ रहा है फ्रेंड्स, ये 4s जो है ये N शेल का है। पर ये पहले क्यों आ गया? पहले इसलिए आ गया
क्योंकि एस शेल जो है इसका एनर्जी लेवल जो है वो 3D की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए 4s शेल जो है ये पहले आ जाती है, 3D बाद में आती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डायग्राम में भी सीखा था बनाना। तो ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? तो एम शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 3s, 3p और 3d, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एन शेल में चलते हैं। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 4s, 4p, 4d और 4f। अगर सब में आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि के, एल, एम और एन के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है। अब देखिए, अभी एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया। अब कैल्शियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो रख दिए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पर 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो, यहाँ पर हमने इस 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन रखे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको रखना कितने? 10 रखना है टोटल। तो 2 और बचे हुए, तो 2 किस में आएंगे? 4s में आएंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो 4s में हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ आपको? 3d में हम नहीं रख पाए क्योंकि 4s का क्रम जो है वो पहले आता है, जो कि एन शेल है। तो एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रखे और 2 रखे हमने एन में। समझ में आ गया आपको? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एम के अंदर ही 10 रख देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप यहाँ पर भरने का क्रम देखोगे तो उसमें 4s जो है वो पहले आता है, जो कि एन शेल के अंदर हमको देखने को मिलती है सब शेल। तो Ca का मतलब कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो क्या बना? 2, 8, 8 और 2 बना। क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि 2, 8, 18 और 32 के हिसाब से रख दो। तो 2 रखा, 8 रखा और 10 रख दिया हमने। इस तरीके से नहीं होता है। एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जाते हैं। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। यही बोला था ऑफबाउ सिद्धांत। समझ में आया आपको? तो देखो, शेल्स में किस तरीके से रखें। ये न्यूक्लियस है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हमने। एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने रखे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, किसी भी आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भरने का क्रम जो होता है ये हमको दिमाग में रखना होता है। अब इसको याद करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसीलिए मैंने आपको इसको बनाना भी सिखा दिया, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। हो गया आपको क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। आबंध का बनना क्या होता है? तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन वो होता है जब एक या एक से ज़्यादा परमाणु जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, जो कि आमतौर पर नॉन मेटल एलिमेंट्स के बीच में हमको देखने को मिलता है। इसे ही सिंपल शब्दों में बॉन्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। अब बॉन्ड जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे H2। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा कर रहे हैं हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम देखें ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के दोनों एटम हैं ये 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े जब साझा होते हैं तब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसे कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमको एक कोवैलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजन बंधन। देखिए, जब 2 परमाणु जो होते हैं, 2 एटम जो होते हैं, वो अपनी आउटर शेल जो होती है, बाहरी शेल होती है, उसके इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, तो वे क्या बना लेते हैं? एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर आप आउटर शेल देखोगे फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एटम जो होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपको समझ में आ गया बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, एक टर्म और डिस्कस करते हैं हम, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर क्या होता है? वह सब्सटेंस जो पार्टिकल की तरह भी काम करता हो, मतलब कण की तरह भी व्यवहार करता हो, या तो फिर वेव की तरह भी काम करे, मतलब तरंग की तरह भी काम करे।
तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है, कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है, रिवॉल्विंग करता रहता है। जब भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो वापस वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाता है। उस समय ये क्या करते हैं, फोटोन एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो हमको इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर जो है वो देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एनर्जी लेकर हायर क्लास में चला जाता है, एनर्जी रिलीज करके लोअर क्लास में आ जाता है। ये किसने बताया था, बोर्स ने बताया था अपने मॉडल में। क्लियर। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हम डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं हम। बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखिए किसी एक एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर बराबर होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर तो बराबर है किसी एक एलिमेंट का, पर एटॉमिक मास अलग अलग है, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोटॉप्स हो जाते हैं। इन आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो समान होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स डिस्कस करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए प्रोटियम को कैसे डिनोट किया जाता है, 1H1, ड्यूटेरियम को डिनोट किया जाता है 2H1 और ट्राइटियम को डिनोट किया जाता है 3H1। ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तीनों एक ही एलिमेंट के हैं, एटॉमिक नंबर बिल्कुल समान है, पर एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 और ट्राइटियम का एटॉमिक मास जो है वो 3 है। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं, इन तीनों में अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है, 1 - 1 0। ड्यूटेरियम में 2 - 1 1, ट्राइटियम में 3 - 1 2। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन की संख्या हमको देखने को मिलती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो ये समझ में आ गया आपको आइसोटॉप्स क्या होते हैं, किसी एक एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर हो लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग हो, उन्हें ही आइसोटॉप्स कहते हैं। इसके बाद हम आइसोबार की बात करते हैं, समभारिक। तो अलग अलग तत्वों के एलिमेंट के अलग अलग परमाणु जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास जो होता है वो समान रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का अपन केस देखते हैं। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तीनों का अगर हम देखें मास तो 40 40 40 हमको देखने को मिलता है। लगभग बिल्कुल सिमिलर मास हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाते हैं, आइसोबार हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं। इसको कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है, उस एटम का एटॉमिक मास होता है। अब देखिए ऑर्गन लेते हैं, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 40 - 18 कितने हो गए, 22। तो मास निकाल लेते हैं। तो ऑर्गन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि 18 + 22 कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है। उसी तरीके से कैल्शियम लें तो एटॉमिक नंबर है 20, प्रोटॉन की संख्या हो गई 20, न्यूट्रॉन निकालते हैं 40 - 20 हो गए 20, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। उसी तरीके से पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो प्रोटॉन की संख्या 19 हो गई। न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 40 - 19 कितना हो गया, 21, दोनों को जोड़ते हैं तो मास आ जाता है जो कि है 40। तो इन तीनों का द्रव्यमान जो है, मास जो है वो क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है। एटॉमिक संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो समान होता है, पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आइसोबार होते हैं उनका केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग होती हैं और ये अलग अलग एलिमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक सिंपल शब्दों में और समझा देता हूँ, आइसोबार जो होते हैं वे एटम होते हैं
जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो समान हो पर एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग हो, जिनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। आगे बात करते हैं अब हम आइसोटोन्स की, सम न्यूट्रॉन की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, 15 - 7 और 16 - 8, दोनों में 8 न्यूट्रॉन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? आइसोटोन है, सम न्यूट्रॉन है। तो ये क्लियर हो गया आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये अच्छे से हमने पूरा कंप्लीट थ्योरी सेक्शन डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है? तो हमारी ट्रिक क्या थी? ईंट पर नाचे, टॉमसन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटम मतलब परमाणु के किस मॉडल में नाभिक मतलब न्यूक्लियस की अवधारणा प्रस्तुत की गई? किसने करी थी? रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमको देखने को मिलती है। बी आंसर। किस कण का द्रव्यमान मास परमाणु में सबसे अधिक होता है? किसका होता है? न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्रक में कौन कौन से कण होते हैं? तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, लगातार आप टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। 100% इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।